हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने पहला भाग करा दिया था, भाग दूसरा करा दिया था। अगर भाग की बात करेंगे तो संविधान में कितने भाग हैं हमने बताया था। मूल संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? मूल संविधान में 22 भाग हैं। अगर भाग की बात करें तो कितने हैं? 22 भाग हैं। और कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में? 14 अनुसूचियाँ थी। ठीक, ये हो गया। 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। तो पहले अगर बात करेंगे 8 अनुसूचियों की तो 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 क्या अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। ये तो मूल संविधान की बात करेंगे। ठीक, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 25 भाग और कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12 अनुसूची और लगभग 400, लगभग 450 क्या हो जाएंगे? 450 अनुच्छेद है। ठीक, तो ये बात हो गई थी। फिर हमने आपको बताया था जैसे भाग एक में क्या है। तो भाग एक की अगर बात करेंगे तो हमने बताया था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है भाग एक में? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एक सेकेंड। तो नंबर 1 पे हमने बताया था कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये हमने करा दिया था। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। ठीक, फिर भाग 5 में संघ था आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अब भाग 6 में राज्य आ जाएगा, उसके बाद 152 से 237 तक। फिर भाग 8 में संघ और राज्य अंतर यूटी आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज। भाग 9 में पंचायतें आ जाएंगी। 9 का में आपकी नगर पालिका आ जाएगी और 9 खा में सहकारी समितियां। और 10 में आपका जो एससी और एसटी क्षेत्र है वो आएगा। भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध और भाग 12 में वित्त संपत्ति संपदाएं। और जो 300 का जो संपत्ति का अधिकार था वो भी भाग 12 में इंक्लूड किया गया। ठीक, भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये हो गया 13। 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, याद रखना। और 14 का में है अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में निर्वाचन आए, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्ण। 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। क्लियर। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक, ये तो हमने भाग बता दिए 1 से लेकर 22 तक। और अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची की बात करेंगे। अनुसूची एक में क्या है? देखिए, अनुसूची 1 में याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसमें 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक, तो 28 राज्यों का उल्लेख है, 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक, दूसरे में क्या है? वेतन भत्ते हैं। वेतन भत्ते में कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति तथा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन। तो 2 में क्या हो जाएगा? वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक, 3 में क्या है? अब सभी की शपथ ली जाएगी। 3 में, अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। अब किसकी किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है तो याद रखना सभी की है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की छोड़कर। ठीक, शपथ का प्रारूप राष्ट्रपति का नहीं है। राष्ट्रपति का किसमें है? 60 में, अनुच्छेद 60 में। ठीक, और उपराष्ट्रपति का 69 में। उपराष्ट्रपति का 69 में। उपराष्ट्रपति के यहाँ लिख लो, उपराष्ट्रपति का 69 में। ठीक, 2 हो गए। अब अगर बात करेंगे राज्यपाल का लिख लो 159 में राज्यपाल की शपथ है। तो इसमें ना राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में, ना ही आपका उपराष्ट्रपति की शपथ का और ना ही राज्यपाल की, क्योंकि इन लोगों के लिए संविधान में एक स्पेशली एक अनुच्छेद दे रखा है
यह राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में और राज्यपाल की 159 में। तो अनुसूची 3 कंप्लीट। अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 की बात करते हैं तो अनुसूची 4 है 28 राज्य व 2 संघ राज्य क्षेत्र। 2 संघ राज्य क्षेत्र का दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का उल्लेख। ठीक, 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्र, 2 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया है कि राज्यसभा में किनका, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है। ये हो गया चौथी में। 5वीं में है SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, अनुसूची 5। अनुसूची 5, 5वीं क्या है, SC/ST प्रशासन। ठीक, ये 5वीं अनुसूची हो गई। 6ठी में याद रखना ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों का उल्लेख है। यहाँ जो जनजातीय क्षेत्र है उसका प्रशासन करने के बारे में उपबंध दिया रखे अनुसूची 6 में। ठीक, अनुसूची 7 में क्या है, आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती में दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन मान्य किसका होगा, संघ सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का। ठीक, एक फिर 8वीं की बात करता हूँ। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, कितनी भाषाएं थी, तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। जैसे 15वीं भाषा की अगर बात करेंगे तो आपकी सिंधी जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं तमिल, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ये पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 71वां हुआ, फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके आधार पर इन भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक, अगर हम बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे ये नोट करके देख लीजिए, अंग्रेजी भाषा लिखिए और काट दीजिए, अंग्रेजी भाषा लिखिए और काट दीजिए। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्लियर। अब बात करेंगे कि किंतु अंग्रेजी को मिजोरम ने राज्य भाषा का दर्जा दिया है, याद रखना, मिजोरम ने राज्य भाषा का दर्जा दिया है। किसने, मिजोरम ने। क्लियर, ये हो गया आपका। तो 8वीं अनुसूची क्लियर हुई। 9 की बात करते हैं, अनुसूची 9। 9 में क्या है, 9 में जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक, अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ी गई थी। तो अभी तो इसमें यही पूछा गया किससे संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित है और इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के आधार पर जोड़ी गई थी। ठीक, 1951 के आधार पर जोड़ी गई। 10वीं, दा से दल बदल 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसको जोड़ा गया, याद रखना। और यह दल बदल से संबंधित है, किससे, दल बदल से। ठीक, 11वीं आपको पता है, 11 से 11वीं, 11 से ग्राम पंचायत। ठीक, 11वीं किससे है, ग्राम पंचायत से। इसमें 29 विषय हैं। 12वीं आपकी नगर पालिका से है, इसमें आपके कितने, 18 विषय हैं। ठीक, तो ये तो अनुसूचियाँ हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे अपना जो कल टॉपिक छूटा था उसी के आगे से। जैसे हमने बता दिया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया जाएगा, संसद द्वारा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में। अब इसमें ये लिखकर बताया गया था कि संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने व उसे समाप्त करने का प्रावधान दे रखा है। तो भारतीय नागरिकता जो अधिनियम 1955 है, इसमें संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने, उसे समाप्त करने का अधिकार का प्रावधान दे रखा है। ठीक, किसमें, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। क्लियर। फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जब लागू हुआ
तो नागरिकता प्राप्त करने का साधन क्या होना चाहिए भाई, वही ये समस्या खड़ी हो गई। तो कुछ के लिए तो जन्मजात नागरिकता के बारे में बात कही गई, जैसे 1987 से पूर्व की और 2004 के पश्चात और 1987 से लेकर 2000 तक। इसमें क्या था, 1987 से पहले क्या था, केवल भारत में जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। अगर किसी ने भारत में जन्म लिया है 1987 पूर्व तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर 1987 के बाद क्या हुआ, दो शर्तें इसमें लिखी, भारत में जन्म हो और माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ये 1987 से लेकर 2004 तक चलता रहा प्रावधान। फिर 2004 के पश्चात क्या हुआ, भारत में जन्म हो, नंबर 1 क्या है, भारत में जन्म होना चाहिए। दूसरा, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा, अवैध प्रभावी ना हो, ठीक, अवैध प्रवासी ना हो। तो ये पहले एक शर्त थी, कोई भारत में 1987 से पूर्व जन्म लेता है उसे नागरिकता मिल जाती थी। फिर भारत में जन्म होना चाहिए और माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी है भारत में जन्म, माता पिता में से एक भारत का नागरिक और अवैध प्रवासी ना हो, ठीक। अब क्या है, अपवाद एक आया था कि विदेशी दूतावासों में भारत में स्थित है, देखो प्रत्येक देश का एक दूतावास स्थित होता है। पैदा होने वाले विदेशी राजनयिकों के बच्चों के लिए विदेशी शत्रु द्वारा अधिकृत क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चे, ये क्या है, ये अपवाद में आते हैं, याद रखना, ठीक। फिर है वंशाक्रम द्वारा, इसमें क्या था, इसमें 2 शर्तें हैं, कौन कौन सी, जन्म के बाद एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जन्म का पंजीकरण समुचित अधिकारी दें, ठीक। अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर जन्म का पंजीकरण हो, रजिस्ट्रेशन हो। दूसरा है जन्म के समय माता पिता भारतीय सेवा में हो, जन्म के समय जो माता पिता हैं कोई भारतीय सेवा में, ठीक। नोट किया था, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति की भारतीय नागरिकता प्रावधान 1992 संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। माता की नागरिकता के आधार पर जैसे कोई अगर बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का प्रावधान 1992 में संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, ठीक। विशेष अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, ये अभी हाल ही में चर्चा रहा था, इसके लिए बहुत ही आंदोलन हुआ और इसी के लिए ये इससे प्रश्न पूछा गया था कि इसमें क्या है। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के अंतर्गत बांग्लादेश नंबर 1 याद रखना, नंबर 2 पाकिस्तान, यहाँ पे लिख लो, देखो BAP, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत में निवास की समय सीमा वाली शर्त 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। कितनी, 11 वर्ष पहले थी कि कोई भी व्यक्ति अगर 11 वर्ष तक निवास करेगा तब उसे नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब कंडीशन कर दी कि 5 वर्ष को अगर नागरिक मतलब रहता है कहाँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अपवाद क्या है, अपवाद में आपका विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति, मानव कल्याण, इन क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी, जो स्पेशल लोग होंगे। क्लियर, ये हो गया आपका। तो नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर की जाएगी, नागरिकता की समाप्ति की जाएगी, वो आपका नागरिकता का कोई परित्याग कर सकता है, मतलब छोड़ सकता है। किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर नागरिकता से वंचित कर देना, वंचित क्या होता है, कोई भी अगर उस पर ऐसा कृत्य लगा हो जो लीगल ना हो, वैधानिक ना हो, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक। नागरिकता का परित्याग करने के लिए क्या है, जैसे कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश का भी नागरिक हो, जैसे सपोज दैट आप हैं, आप भारत के नागरिक हैं और किसी और अन्य देश के भी नागरिक हों, नागरिकता ले ली हो, तो एक पूर्व घोषणा के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त परित्याग कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वहाँ अगर उसकी नागरिकता मिल गई तो उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है कि मैंने यहाँ की नागरिकता ले ली है। इसके आधार पर उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है या उसकी खत्म हो जाती है, ठीक। फिर इसके लिए उक्त उद्घोषणा का पंजीकरण आवश्यक है। घोषणा द्वारा नागरिकता के परित्याग की सुविधा निम्न दशाओं में उपलब्ध नहीं होगी, ठीक, याद रखना।
इसके लिए उक्त उद्घोषणा का पंजीकरण आवश्यक है। घोषणा द्वारा नागरिकता के प्रत्याग की सुविधा निम्न दशाओं में उपलब्ध नहीं होगी। ठीक। फिर है युद्धरत भारत के दौरान ऐसी उद्घोषणा को रोका जा सकता है जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसके अवयस्क बच्चों की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर कोई अवयस्क बच्चे हैं उसके तो अगर वो नागरिकता परित्याग करता है तो उनकी वो खत्म हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। 1 वर्ष के भीतर एक उद्घोषणा द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, युद्धरत भारत में यह विकल्प उपलब्ध नहीं। जैसे युद्ध अगर चल रहा है तो उसको यह विकल्प नहीं मिलेगा, अगर युद्ध नहीं चल रहा तो मिल जाएगा। ठीक। अब तीसरा है नागरिकता से वंचित किया जाना। नागरिकता से वंचित करने के उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी नागरिक को नागरिकता से वंचित कर दे। सरकार ऐसा आदेश तभी देगी जब उसे इस बात का समाधान हो जाए कि पंजीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र कपटपूर्ण तरीके से अर्जित किया, मतलब फर्जी बनवाया गया हो। ठीक। दूसरा, व्यक्ति के भाषण या व्यवहार से संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित होती है। तीसरा, युद्धरत भारत में शत्रु देश के साथ व्यापार या संचार किया जा सकता है, ये समझ लो। फिर अगला है पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर कम से कम 2 वर्षों के लिए दंडित किया गया हो, ये हो गया चौथा। 5वां है यदि भारत से बाहर निरंतर 7 वर्षों तक कोई व्यक्ति निवास करता है तो नागरिकता का परित्याग कर दिया जाएगा या उसकी छीन ली जाएगी नागरिकता। फिर है विशेष, आरोपित व्यक्ति आरोप के आधार की जांच की मांग कर सकता है। जैसे किसी पर अगर आरोप लगा है तो वो क्या करेगा? जांच की मांग कर सकता है। इस पर सरकार द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और इसी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्लियर। फिर राष्ट्रमंडलीय नागरिकता। राष्ट्रमंडलीय नागरिकता क्या होती है? केंद्र सरकार की जो अनुसूचित 3 में वर्णित देशों के नागरिकों को पारस्परिकता के आधार पर कुछ नागरिक अधिकार प्रदान कर सकती है। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्रदान किया जाता है। क्लियर। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब यहीं पर एक प्रश्न उठता है, दोहरी नागरिकता। कौन सा प्रश्न था? दोहरी नागरिकता। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन हुआ अधिनियम 2003 के अनुसार। इसमें क्या है? इसमें कुछ चर्चित देशों के प्रवासी व अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रावधान है, परंतु इनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त है, उन्हें संवैधानिक पद ग्रहण का अधिकार नहीं प्राप्त है, अनुच्छेद 16 का लाभ उक्त प्राप्त नहीं होगा। ठीक। अगर दोहरी नागरिकता उनके पास है तब। फिर है विशेष। अब नागरिक, विधिक नागरिक और प्राकृतिक नागरिक, ये 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। ठीक। भाग 2 में प्रयुक्त नागरिक शब्द के अंतर्गत केवल प्राकृतिक नागरिक आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रयुक्त नागरिक शब्द के अंतर्गत विधिक नागरिक सम्मिलित हैं अथवा नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, विधिक नहीं है, लेकिन प्राकृतिक जो नागरिक हैं वो सम्मिलित हैं। अब बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन हुए समय समय पर। जिस प्रकार की जब सरकार को ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया? कुछ नियमों को निकाला, कुछ नियमों को बढ़ाया। इस प्रकार से इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। जैसे अगर पूछा जाए नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला संशोधन कब हुआ? 1957 में, दूसरा 1960 में। ये देखो, पहला पूछा जा चुका है और 8वां पूछा जा चुका। 8वां 2015 में हुआ था। ठीक। 9वां भी पूछा गया था 2019 में, जब CAA लागू किया गया था। अब तक संशोधन 9 बार हो चुका है। ठीक। नागरिकता अधिनियम संशोधन अब तक कितनी बार हो चुका है? उसमें 9 बार हो चुका है। 9वां जो संशोधन 2019 में CAA के आधार पर किया गया था। फिर क्या है? 2015 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसमें क्या है? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन। ठीक। और इसमें है OCI, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक। ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, याद रखना। जो भाई भारत में जन्म लेने वाले
और भारत के बाहर जन्म लेने वाले उनके लिए ये योजना की और सरल बनाने के लिए इसमें निम्न प्रावधान किए गए थे। ठीक है, वीज़ा से संबंधित है, PIO OCI। ठीक, अब इसमें देखो थोड़ा हल्का दिख रहा है, याद रखना। देखिए, PIO कार्ड स्कीम 2002 और OCI कार्ड स्कीम 2005। तो ये 2000 PIO कब चला था? 2002 और POI 2005 चला था, 2005। ठीक, को आपस में विलय कर दिया गया। ठीक, PIO कार्ड धारक को ही अब OCI कार्ड धारक माना जाएगा। तो जिसके पास PIO कार्ड है उसको अब OCI कार्ड धारक माना जाएगा। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब इसमें जो देखा था, बहुत इसमें आंदोलन हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA जिसे कहते। ठीक, चर्चा में क्यों? यह अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। दूसरा, इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था। भाई संशोधन करता है 1950, अब तक 9 बार संशोधन हो चुका है और इसका बहुत विरोध हुआ था। ठीक, क्या है संशोधन, क्यों किया गया? अब धारा 2, जो संशोधन की धारा 2 है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों से जो हिंदू, यहाँ पे लिख लो यार, ये पूछा जाता है, जो हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बौद्ध और जैन, पारसी समुदाय के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। पारसी समुदाय के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। उन्हें पासपोर्ट अधिनियम 1920 तथा फॉरेनर एक्ट 1946 के अंतर्गत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। किसको किसको? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को नहीं माना जाएगा। खैर याद रखना, किसके आधार पर? जो अधिनियम 1920 में हुआ था पासपोर्ट अधिनियम, और फिर पासपोर्ट अधिनियम 1946 के आधार पर। ठीक, कौन सी धारा? धारा 2(1) का क्लॉज B। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, तो आप लोग रिवीजन करेंगे तो इससे याद होता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।